प्रोफेज में हुआ क्या? प्रोफेज में सबसे पहले तो ये फर्स्ट फेज होता है न्यूक्लियर डिवीजन का। प्रोफेज में होगा क्या? जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ईआर है, गोल्जी है, न्यूक्लियोलस है, इनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होगा क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन कंडेंस होकर फॉर्म करेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्रोमोसोम का पूरा 100% फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज में बस तो मेटाफेजिक प्लेट को बस दिमाग में बिठा लो, फिर पूरा आगे पीछे लिख लोगे। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, गोल्जी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, ईआर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, एनाफेज। एनाफेज बहुत ही इजी, इसमें आप क्रोमेटिड जो रहेंगे ये सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होने के बाद एक्चुअली में एनाफेज जो रहता है, एना का मतलब होता है अपवर्ड, ठीक है, तो ये एनाफेज मतलब अपवर्ड मूवमेंट का ये फेज है। तो यहाँ से फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिड्स का। एक चीज और बुक में लिखा हुआ रहता है, इन दिस फेज टेलोफेज। टेलोफेज में इनका फॉरवर्ड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो ईआर और जो भी चीजें वहां पे डिसअपीयर होते वापस से रिअपीयर होना चालू हो जाएंगे। क्रोमेटिन जो है ये वापस से डिकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिन फिर से बना ले बीच में। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए फिर तुम लोग का आगे का जो टॉपिक था इसी को हम लोग को कंटिन्यू करना है, जिसमें बेसिकली हम लोग देख रहे थे तुम्हारे सेल साइकिल के बारे में। क्लियर है? सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल जो था ये हम लोग भाई तुम्हारे इंटरफेज को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। अब एम फेज मैंने तुमको स्टार्ट कर दिया हुआ था, उसमें से मैंने तुमको क्या बोलना चाहिए, जो अलग अलग हम लोग को फेजेस देखने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो उसके बारे में भी मैंने तुम लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया था। ठीक, तो उसके बाद अब उनके बारे में हम लोग को डिटेल देखते हुए चलना है। बहुत ज्यादा है नहीं, बस चीजों को समझने का कोशिश करना और कौन कौन से फेजेस में कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं ये बस दिमाग में बिठाते हुए रहना। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड के मतलब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर दो तो चल जाएगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे तुमको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। भाई तुमको 4 ऑप्शंस में ही एक्यूरेट ऑप्शन को टिक करना है, तो एक्यूरेसी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से सारे फेजेस के फंक्शंस दिमाग में बिठाते हुए चलना। एक चीज और, जो तुम लोग का पिछला वाला क्लास हुआ था, मुश्किल से 5-7 मिनट का मैंने लिया हुआ था, वहां पे मैंने कुछ डाउट को क्लियर किया हुआ था, तो वो डाउट भी तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। जिन जिन लोगों का वो वीडियो भी नहीं देखे हुए हो, 5-7 मिनट का ही है, थोड़ा सा देख लेना, ताकि अगर तुम्हारा उस चीज पे डाउट हो तो भाई वो क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां पे बेसिकली 2 डाउट्स बताए हुए थे। एक तो पहले में जो हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम कंटेंट डबल हुआ था, 2C से 4C लिए थे, या फिर C से हम लोगों ने 2C लिया हुआ था, तो जो क्रोमोसोम कंटेंट डबल हुआ था उस टाइम पे एक्चुअली में क्रोमोसोम बना नहीं था। क्लियर? वो क्रोमेटिन मटेरियल के ही फॉर्म में था और वहां से वो डबल हुआ था, तो भाई उसको रिप्रेजेंट कर पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से मैंने वहां पे तुमको इस टाइप से स्ट्रक्चर में दिखाया था। ठीक, ये हो गया। और ये डबल, पहले ये सिंगल क्रोमेटिड में रहते और बाद में ये कैसे बन जाएंगे, पहले ये इस टाइप से सिंगल क्रोमेटिड में रहते, फिर जब क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो जाएगा तो भाई दो क्रोमेटिड के इक्वल वहां पे क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम कंटेंट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 2C तो इसका कितना हो जाएगा, 4C। अब भाई इसी को अगर तुमको इस टाइप से कचरे टाइप का दिखाया जाए, ये डबल हो गया आप बोलेंगे, तो कैसे समझोगे कि ये डबल हो जाएगा? जैसे यहाँ पे ये लिए, ये हो गया क्रोमेटिन, ये उसका डबल हो गया, तुमको पता ही नहीं चलेगा ये डबल हुआ है। तो इसी वजह से उसको समझने के लिए हम लोगों ने वहां पे क्रोमोसोम लिया हुआ था। एक्चुअली में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अब भी स्टार्ट होगा यहाँ पे। क्लियर? अब भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। चलो, तो एक ये डाउट था किसी को, तो इसको क्लियर करवाया गया था पिछले वाले में। और एक और भी कुछ डाउट था भाई, उसको देख लेना एक बार, जो भी डाउट था उसको क्लियर करवा दिया। एक्चुअली में डाउट मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो 2 डाउट्स आए हुए थे, उसको मैंने पिछले वाले क्लास में 5-6 मिनट 7 मिनट कुछ वीडियो है उसमें मैंने किया हुआ है। अब आगे यहां से अब हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हेडिंग लगाओ प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है, तो ध्यान देना प्रोफेज में होता क्या क्या है, पहले हम लोग इसको एक एक करके डील करते हुए चलते हैं। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एना, एना के बाद टीलो। मुश्किल से 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाइन के है, एक एक का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा जल्दी कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई, तो प्रोफेज पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको 1 by 1 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान देना, ठीक, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। दिख रहा है क्या? हाँ, विजिबल है। ये हो गया न्यूक्लियस। एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना देता हूं भाई, वेट।
ये हो गया न्यूक्लियस। यहां से हम लोग को वहां जाना है, तो देखो चेंजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले में होता क्या है, जैसे ये तुम्हारा डिवीजन के पहले का फेज, डिवीजन जब स्टार्ट होना चालू होगा, मतलब प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। वो कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के वो बनाएंगे एक क्रोमोसोम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है क्रोमेटिन, यहाँ पे है क्रोमेटिन, और यहाँ पे आ जाएगा भाई क्रोमोसोम। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन हो गया, ये बन गया क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। नेक्स्ट और क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना चालू करता है। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब होता है गायब होना चालू होगा ये, ठीक है। ये धीरे धीरे करके गायब होना चालू होता है। तो इसको थोड़े थोड़े पार्ट यहां से रिमूव कर दिए हम लोगों ने, ठीक। अब दिख रहा होगा, ये डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, मतलब धीरे धीरे करके ये गायब होना चालू होगा। अगला, इसी के साथ में अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एसोसिएट रहता है गोल्जी एपरेटस। ये, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी एपरेटस भी, दोनों, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और साथ साथ न्यूक्लियस, तीनों ही एक साथ डिसअपियर होंगे। यहाँ पे डिजनरेट, डिजनरेट नहीं, डिसअपियर होंगे, मतलब गायब हो जाएंगे इस फेज में। तीन पार्ट्स कौन कौन से, न्यूक्लियर एनवेलप, उससे एसोसिएट रहता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन अगर गायब हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ पार्ट भी गायब हो जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी एपरेटस। तो तीन चीजें, क्या क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले अब लिखते चलो पहले नंबर पॉइंट पे। पहले नंबर सबसे पहले हो क्या रहा है, देखो ये तो पहले डिवीजन का फर्स्ट फेज है, तो लिखो फर्स्ट फेज ऑफ डिवीजन। क्लियर। सेकंड पार्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट्स, मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फॉर्म करने के लिए। क्रोमेटिन स्टार्ट्स टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है, उधर क्रोमोसोम आ गया। नेक्स्ट लिख लो भाई, लिख लो, टू फॉर्म क्रोमोसोम। सिर्फ स्टार्ट हुआ है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, खत्म होगा मेटाफेज स्टार्ट होने से जस्ट पहले। इनका इनका क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो गया है, ये डिसइंटीग्रेशन होगा। तो इन सब का जो काम खत्म हो जाता है, तब हम लोग का मेटाफेज स्टार्ट होता है। तो यहां पे पहले ये तो हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग या डिसइंटीग्रेशन। और यहां पे आ जाएगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनवेलप में एसोसिएट रहता है, उसे चिपका हुआ रहता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब, तो ये गायब, इससे एसोसिएट रहता है, मतलब इसी के साथ में काम करने के लिए रहता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी इसके साथ साथ डिजनरेट हो, मतलब डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ साथ गोल्जी क्या हो जाएंगे, स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन या डिसअपियर लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो डिसअपियर। अच्छा हाँ, एक सेकंड भाई, कुछ आ रहा है डाउट। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई, जो भी डाउट है वो, हाँ वो क्लियर होगा, अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहुंचे ही नहीं है वहां, कहां से समझ में आएगा वो। स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट था,
स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, डिसअपियरिंग, ये स्टार्ट कर देंगे, डिसअपियर हो जाने वाले रहेंगे। क्लियर। तो मैं इस वाले में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी नहीं बनाया हुआ क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब होने ही वाले हैं। क्लियर। अब समझो आगे, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, वहां पे हम लोगों ने उसको डुप्लीकेट किया हुआ था। हाँ, जो डाउट मैंने बोला था वो सेंट्रोसोम के लिए ही था, उसमें मैंने शायद बोल दिया था कि सेंट्रोसोम वहीं से पोलवर्ड मूवमेंट वहां पे स्टार्ट नहीं, हालांकि मैंने उसको उसी लेक्चर में मैंने देखा हुआ था वीडियो भी उसका, तो उसी को मैंने सुधारा भी हुआ था आगे में। तो मैंने बाद में फिर बोला था कि अभी ये जाना स्टार्ट नहीं करेंगे, आगे में जाएंगे। तो आगे में ये पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कहां पे, प्रोफेज में। तो यहां पे जो क्या रहेगा तुम्हारा, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, यहां पे सेंट्रोसोम्स बनाए हुए थे दो, अब इनका मूवमेंट जो है वो पोलवर्ड स्टार्ट हो गया है, तो पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम, यहां पे एरो ना बनाओ, इसमें बनाओ। ये क्या है, सेंट्रोसोम्स। ठीक, तो लिखो पोलवर्ड मूवमेंट, पोलवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स स्टार्ट, दो सेंट्रोसोम्स स्टार्ट हुआ है ना, कंप्लीट नहीं, स्टार्ट। क्लियर। इसी फेज में स्पिंडल फाइबर बनने का भी जो प्रोसेस रहता है वो भी स्टार्ट होता है, लिखो वो भी लिखो, प्रोसेस ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट। ट्यूबुलिन प्रोटीन बना चुके हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने के बाद स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो भाई स्पिंडल फाइबर अब यहां पे बनना चालू हो चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहीं पे समझ, देखो एग्जाम जो रहता है वो तुम्हारे कॉमन चीजों को नहीं, मोस्टली वो ऐसे जिसमें थोड़ा मोड़ा बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे ऐसे चीजों को ये जाते इंक्लूड करता है। जब प्रोफेज की बात करते हैं तो इस केस में ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है, एक काम करना इसके साथ एक और चीज भी लिख लेना भाई, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी, और साथ साथ में अंदर का न्यूक्लियोलस भी है, ठीक है, तो प्लस न्यूक्लियोलस भी लिख लो, प्लस न्यूक्लियोलस, ये भी डिसइंटीग्रेट करना चालू करिए। न्यूक्लियोलस में सटाए हुए रहते हैं कौन, सारे क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस गया मतलब क्रोमेटिन अब फ्री हो गया, क्रोमेटिन फ्री हो जाएंगे तो फिर वो क्या होंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे और तब जाकर के वो बनाएंगे फाइनली क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलस भी लिख लेना, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे क्या होगा, डिजनरेट सॉरी डिसइंटीग्रेट होगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। ध्यान देना, न्यूक्लियोलस जब गायब हो जाता है तब भी ये जो क्रोमेटिन्स रहते हैं इनके एंड्स विजिबल प्रॉपरली नहीं होते, प्रॉपरली इनके भाई एंड, जैसे इसमें देखो इसके एंड दिख रहा है, ये एक एंड है, ये एक एंड है, दूसरे वाले क्रोमेटिड का ऊपर का एंड दिख रहा होगा, नीचे का एंड दिख रहा होगा, तो इस फेज में एंड जो है ये प्रॉपरली विजिबल नहीं होते हैं, इसमें एंड्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होते हैं, और ये बिना न्यूक्लियोलस का क्या है, न्यूक्लियोलस तो अब डिसअपियर हो रहा है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल बिना न्यूक्लियस का मतलब डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस के का बना हुआ ये मतलब कि के पास में बना हुआ ये रहेगा, डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस के पास में ये होता है। क्लियर, इसके पास में अभी न्यूक्लियोलस है लेकिन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस है लेकिन वो अभी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्लियर, तो इस फेज में जो ये तुम्हारा क्रोमेटिन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिम, स्पाइरिम कंडीशन। ठीक, स्पाइरिम, एक काम एसपीआई ही होता है, स्पाइरिम कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं, स्पाइरिम कंडीशन, स्पाइरिम इसको रट्टा मार लिया था, स्पाइरिम कंडीशन। स्पाइरिम कंडीशन कब बोलेंगे, जब हम लोगों को क्रोमेटिन मटेरियल के एंड्स प्रॉपरली विजिबल ना हो, तो लिखना यहां पे इन दिस फेज एंड्स ऑफ क्रोमेटिन
नॉट विजिबल प्रॉपरली, कैन नॉट, एंड्स ऑफ क्रोमेटिन कैन नॉट बी विजिबल प्रॉपरली। इट अपीयर्स एट वुलन बॉल, इसको हम लोग क्या बोल रहा है, स्पायरिम स्ट्रक्चर या स्पायरिम स्पायरिम कंडीशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पायरिम कंडीशन। क्रोमोसोम का सिंथेसाइज हो भी जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम लोगों को जो क्रोमोसोम के एंड्स रहेंगे ये प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, ये तुमको प्रॉपरली दिखेंगे जब ये कंडेंस होने के बाद और डेंस हो जाएंगे, और डेंस होने का काम जो रहेगा वो मेटाफेज में आने वाला है। क्लियर, तो मेटाफेज में तुमको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर प्रॉपरली विजिबल होता है, ऐसा विजिबल होता है कि मेटाफेज को हम लोग क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए, ठीक है, क्रोमोसोम्स के स्टडी के लिए बेस्ट फेज मानते हैं, बेस्ट फेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज। नेक्स्ट, अभी के लिए इतना ही लिखना है। चलो इतने को फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इसको, इतना ही काम देखना है इसमें से, जल्दी। डन, गुड, ये कंप्लीट हो गया रहेगा, हर एक पॉइंट समझ में आ चुका रहेगा। फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सारे के सारे फेजेस तुम्हारे दिमाग में एक्टिविटीज के साथ में क्लियर रहना चाहिए। इस वाले फेज में, प्रो फेज में, सबसे पहले हुआ क्या है, सीक्वेंस में याद रखो। सबसे पहले हुआ क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का देख लो। न्यूक्लियस में सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल जो रहता है इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। एक सेकंड भाई, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इधर। हाँ, क्रोमेटिन मटेरियल जो रहता है ये इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ये कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी, ये तीनों डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फेज में जब जाएंगे तो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, मेटाफेज पहुंचने से पहले ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इनके कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि मेटाफेज अब स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट इसमें देखो, इसीलिए मैंने पूरा नहीं उड़ाया है, थोड़ा थोड़ा बचा करके रखा हुआ था। ठीक है, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट, जो ये क्या बोलना चाहिए, सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स का पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तीन चीजें, चार चीजें यहाँ पे डिसअपियर होंगे। एक तो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी एपरेटस, और साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये सब डिजनरेट कर जाएंगे। इस टाइम पे जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को बोला जाता है स्पाइरिन, क्रोमेटिन को ध्यान देना, क्रोमेटिन को बोला जा रहा है स्पाइरिन, क्योंकि उसके एंड्स जो है ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एंड्स प्रॉपरली विजिबल ना होने की वजह से हम लोग स्पायरिंग स्टेट या फिर स्पायरिंग कंडीशन बोलते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर वैसा अपीयर होता है। तो ये हो जाएंगे भाई इसके लिए तुम्हारे सारे के सारे कंडीशंस। अब यहां से नेक्स्ट वाले फेज पे चलते हैं, मेटाफेज। सेकंड लगाओ हेडिंग, नोट डाउन प्रॉपर करो भाई, प्रॉपर करो। बायोलॉजी में तुम्हारे जितने बार नोट करोगे उतना बार लिखोगे, उतने बार, और जितने बार लिखोगे उतने बार वो तुमको रिकॉल होगा, और जितने बार रिकॉल होगा उतने बेहतरीन तरीके से तुम्हारे ब्रेन में ये स्टोर होगा। सेकंड, मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज में होता क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ सारे सब्सटेंस जो भी था। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी और न्यूक्लियोलस। क्लियर, ये सिंबल होता है कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी, ईआर और न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको ये सिग्निफाई क्या करेगा, यही सिग्निफाई करता है कि मेटाफेज जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मेटाफेज स्टार्टेड, लिख लो बाजू में, सिग्निफाइज दैट मेटाफेज स्टार्टेड। मेटाफेज स्टार्ट हो गया यहां पे।
अब आगे ध्यान देना, जब ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो जो क्रोमोसोम्स रहेगा ये अब तुम्हारे न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, अब तो वो एक्सपोज हो गया पूरा कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में। तो जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो तुम्हारे मूव कर जाएंगे कहां पे, साइटोप्लाज्म में, ऐसे। अब यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया तो यहीं पे तुम्हारे क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये कहां हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे। तो लिखो यहां पे नेक्स्ट, एक काम करो, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन भी हो चुका है कंप्लीट। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, या इनटू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स मूव इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में चले गए, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो है ये शॉर्ट मतलब थिकेंड मतलब सबसे ज्यादा थिक, और शॉर्ट मतलब छोटे, ठीक है, इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्रोमोसोम्स गेट शॉर्टेंड एंड थिकेंड। ठीक है, शॉर्टेंड एंड थिकेंड। तो जब ये छोटे और क्या बोलना चाहिए, कंडेंस मतलब कि बहुत ज्यादा डेंस, शॉर्टेंड एंड थिकेंड, थिकेस्ट दिखते हैं, यही फेज रहता है उनके प्रॉपर स्टडी के लिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट स्टडी फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, बेस्ट फेज फॉर क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। अब इसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये मेटाफेजिक प्लेट या मेटा प्लेट जो रहता है, या इक्वेटोरियल प्लेट मान करके चलो भाई, ऐसा कुछ एक इमेजिनरी जगह एज्यूम कर लो जो तुम्हारे बीचों बीच आ रहा होगा, आसपास में चलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट बीचों बीच आए जरूरी नहीं है। तो इसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, और इसी फेज में तुम्हारा काइनेटोकोर से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर, ऊपर में चले, ऐसे 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 देखो, यहां पे क्या है, यहां पे आ जाएगा सेंट्रोसोम्स, यहां पे एक सेंट्रोसोम आ जाएगा, वेट मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़िया से बना दूं भाई, दो स्ट्रक्चर्स देखने हैं यहां पे, देख लो। देखो ये हो जाएगा सेंट्रोसोम, ये हो गया एक सेंट्रोसोम। इसके बाद ये जो है, सबसे पहले तो अभी यहां पे क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक्सपोज हुए हैं कहां पे, ये आ जाएंगे भाई साइटोप्लाज्म में। नंबर सारे नहीं बना रहे भाई, 23 पेयर बनाते बनाते ह्यूमन का अपना बोर्ड खत्म हो जाएगा, दो चार बनाओ काम चल जाएगा इतने में ही। नेक्स्ट में होता क्या, ध्यान देना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो वहां पे वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। अब आएगा क्या यहाँ पे, क्रोमोसोम्स जो है ये अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट जो रहेगा इसमें अरेंज करना ऐसे चालू करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट में ये अपने आप को अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब मैं एक क्रोमोसोम लूंगा भाई, इतने सारे नहीं करवा रहा, एक क्रोमोसोम लेंगे, और ध्यान देना देखो, ये है काइनेटोकोर, लेटे हुए हैं ऐसे, एक ये पूरे ऐसे रहेंगे, दूसरा पैर इसके नीचे में आएगा, क्लियर। अब होगा क्या,
ये स्पिंडल फाइबर फेंकेगा इसके तरफ, ये स्पिंडल फाइबर फेंकेगा इसके तरफ, ये स्पिंडल फाइबर फेंकेगा इसके तरफ। स्पिंडल फाइबर आ गया, स्पिंडल फाइबर यहां से गया हुआ है। और दूसरा चीज समझना, इनके पास में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक तो स्पिंडल फाइबर ये भेजेंगे किसके तरफ, जो क्रोमोसोम्स है उसके तरफ, ताकि उसको तोड़ पाए, उसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर पाए। और दूसरा इनके पास में रहता है एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज या इसी को बोलते हैं एस्टर। एस्टर किसके तरफ होता है बोलने से, पोल के टुवर्ड होगा। देखो ये पोल के तरफ गया हुआ है, ये पोल के तरफ। और ये जो तुम्हारा आया हुआ है क्या चीज, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके तरफ जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या और प्रेजेंट होता है, एस्ट्रल रेज या इसी को बोलते हैं एस्टर्स। तो ये व्हाइट कलर में जो लिखे हुए हैं, व्हाइट कलर में जो आया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा एस्टर, या इसी को बोलेंगे एस्ट्रल रेज। क्लियर, ये किसके तरफ होता है, टुवर्ड पोल। और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ये किसके तरफ होगा, टुवर्ड्स काइनेटिक ऑफ क्रोमोसोम। ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया रहेगा। तो भाई इसमें तीन स्टेप्स हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले में एक्सपोज हो जाएगा कंप्लीटली क्रोमोसोम न्यूक्लियर सॉरी साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। साइटोप्लाज्म मूव करने के बाद ये अपने आप को मेटाप्लेट में अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। मेटाप्लेट में जब ये अरेंज हो जाएंगे तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा किसके साथ में, काइनेटोकोर के साथ। अब भी सेपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, सेपरेशन अभी अगले में होगा। ठीक है, सेपरेशन स्टार्ट होगा तुम्हारा एनाफेज में। तो मेटाफेज में बस काइनेटोकोर्स के साथ में बाइंड हुए हैं जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स है। क्लियर, अब यहां पे कहां तक लिखे हुए थे, क्रोमोसोम्स गेट शॉर्टेंड एंड थिकेंड, बेस्ट फेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, नाउ क्रोमोसोम्स स्टार्ट अलाइन देमसेल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेट। लिखो, इसी को बोलते हैं मेटाप्लेट। बुक में मेटाप्लेट दिया हुआ रहता है। क्लियर, नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर। अटैच टू कैनेटोकोर। क्लियर, क्लियर। चलो भाई इतने को पहले लिखो जल्दी, इतने को लिखो मेटाफेज के लिए, इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे यहां से जल्दी। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, सही है। यहाँ पे जो मेटाफिजिक प्लेट पे इसका जो अरेंजमेंट हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट अलाइनमेंट कहां पे लिखे थे, क्रोमोसोम स्टार्ट अलाइन देमसेल्फ, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, कांग्रेशन। चलो भाई ठीक है, तो ये एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से कांग्रेशन। नेक्स्ट, ये हो गया क्या, ये नोट डाउन हो गया, जल्दी लिखो भाई जल्दी लिखो। डन, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दो, ये हम लोग पहुंच गए भाई मेटा फेज तक। प्रोफेज देख लिए, मेटाफेज देख लिए, नेक्स्ट एनाफेज। लिखो नेक्स्ट, थर्ड, एनाफेज।
अब एनाफेज में ज्यादा कुछ है नहीं, एनाफेज में तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स रहे, सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड पोलवर्ड या फिर पोलवर्ड मूवमेंट इनका स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली ये लोग पहुंचना चालू, पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे टीलोफेज में, पहुंचेंगे टीलोफेज। अभी पहले फैक्ट्स लिखो, फिर एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा विद कुछ कॉन्सेप्ट, तो तुमको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। पहले लिखो इतने को ठीक तरीके से, जितना पॉइंट तुमको लिखवाया जा रहा है। एनाफेज, एनाफेज में होगा क्या, चलो इसको पहले लिख ही लेते हैं। एनाफेज में होगा क्या, सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। नाउ पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो। ये आएगा एक स्पिंडल फाइबर, ये आ जाएगा एक और स्पिंडल फाइबर, और यहां से बन करके निकलेंगे भाई तुम्हारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के आर्म्स जो रहते हैं ये पीछे पीछे चलेंगे, और सामने में किसको फॉलो करेंगे, ये जो काइनेटोकोर का बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, मतलब वो जो मिडिल पार्ट था उसको ये फॉलो करते हुए चलेंगे। तो पीछे पीछे में आर्म्स जा रहा है, और सामने सामने में उसके जो जंक्शन पॉइंट है वो जा रहा है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे किसके लिए बोलने से, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर, क्लियर। अब इसमें और क्या होता है, अनाफेज। ठीक है, इतने को तो पहले लिखो, इतने को लिखो जल्दी, इसको नोट डाउन करो। दो पॉइंट्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड एंड पोलवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट, मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। हाँ, इसमें चाहो तो वो लिख सकते हो कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर रहते हैं उनका लेंथ जो है ये धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा होते जाता है, भाई इसका लेंथ छोटा होगा तभी ना वो खिंचाएंगे इस साइड में। क्लियर, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख लो, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट शॉर्टेंड। ठीक, छोटा होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा तो वो फिर खिंचाएंगे पोल की तरफ। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो ये होता है भाई पोलवर्ड मूवमेंट, कौन से फेज में होता है, एना फेज में। एना फेज में पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, पहुंचेंगे नहीं, पहुंचने का काम जो रहेगा ये तुम्हारा होगा टीलोफेज में। टीलोफेज में वहां पे ये जो क्रोमेटिड्स या जो क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये पहुंचेंगे कहां पे, दोनों ही टर्मिनल्स पे, दोनों ही एंड्स पे या दोनों ही पोल्स पे। क्लियर, क्लियर। चलो ये 3 पॉइंट्स लिखो इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करो भाई। डन, गुड। एनाफेज के बाद तुम्हारा आखिरी फेज जो आएगा ये हो जाएगा टीलोफेज। हेडिंग लगाओ टीलोफेज। टीलोफेज, तो टीलोफेज में होता क्या है, टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स रहेंगे भाई ये टर्मिनल तक मतलब पोल्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लिखो इस पे क्रोमोसोम्स रीच टू पोल, पोल तक पहुंच गए। अब यहां पे होगा क्या, जो डिसअपियर हो गए थे कौन कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी, वो वापस से रीअपियर होंगे। तो रीअपियर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर एंड गोल्जी। ठीक है, अब
डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, सॉरी डिसइंटीग्रेशन नहीं, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। पहले वो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम अब वापस से क्रोमेटिन बनाएंगे, तब जाकर के फिर अपने पुराने टाइप के स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा कौन, जो न्यूक्लियस है या जो सेल है। ठीक है, तो यहां पे लिखो डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। स्टार्ट टू फॉर्म क्रोमेटिन, टू फॉर्म क्रोमेटिन। अब देखना होता क्या है यहां पे, अर्ली फेज में मतलब पहले वाले टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले इस टाइप से तुम्हारा क्रोमोसोम बन करके आएगा, इस टाइप से। ये हो गया मान लो सेल, तो सेल जो है यहाँ पे पहुंच चुका है तुम्हारे सारे क्रोमोसोम्स। यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था, इसका इंटीग्रेशन मतलब कि ये वापस से रीअपियर होना चालू हो गया, तो दोनों क्या बन जाएंगे, अब यहाँ पे मटेरियल चलेगा, यहाँ पे मटेरियल चलेगा, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो जा रहे हैं, वो इधर जा चुके हैं, वो इधर आ चुके हैं। अब होगा क्या, यहां से फिर इसका फॉरो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, अभी सिर्फ सुने रहो, ये क्या हो जाएगा, फरो फॉर्मेशन फॉर फॉर कैरियोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस। फॉर साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे आ गया भाई एक न्यूक्लियस, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा न्यूक्लियस, इसके जो क्रोमेटिन्स रहेंगे वापस से इसमें आ गए, इसके जो क्रोमेटिन्स थे वो वापस इसमें आ गए। अब सारे ऑर्गेनल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में बंटवारा हो चुका है उनका, ऊपर वाले साइटोप्लाज्म में ऊपर के सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, नीचे वाले में नीचे के सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। सेल ऑर्गेनल्स का मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स का जो डुप्लीकेशन हुआ था, ठीक है, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स का जो डुप्लीकेशन हुआ था वो जीवन फेज में हुआ था, जीवन फेज में हम लोगों ने वहां लिखा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट इन दिस फेज। क्लियर, तो वो ऊपर और नीचे जा चुके हैं, उनको भी खींच खांच करके लेके चला गया है। अब जो है इस टाइप से तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है एनाफेज में, सॉरी टीलोफेज में। क्लियर, कैरियोकाइनेसिस हो गया यहां पे कंप्लीट। चलो इसको जल्दी नोट डाउन करो और फिर एक बार रिपीट करवाते हैं पूरा, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड। अब चारों फेजेस ध्यान से सुनो, पहले लिखवाने का काम हो गया, अब ध्यान से सुनो एक बार, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे फेजेस को लेते हुए आ रहा हूं, एक बार में याद करने की कोशिश करना, एक बार में। पहले हम लोग डायग्राम से निपटा देते हैं, फिर एक बार खुद से इमेजिन करना, सोने से पहले एक बार सारे स्टेप्स को मेमोराइज करने की कोशिश करना, रिकॉल करने की कोशिश करना, सोते सोते तक तुमको सारे पार्ट्स याद हो ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। देखो प्रोफेज, प्रोफेज में हुआ क्या है, तुम बोर्ड की तरफ भी देखते रहना। अच्छा मैं साइड हट दूं क्या, चलो घूमते घूमते करवा देते हैं, दिखेगा सारा कुछ। प्रोफेज में हुआ क्या, प्रोफेज में सबसे पहले तो ये फर्स्ट फेज होता है न्यूक्लियर डिवीजन का। प्रोफेज में होगा क्या, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ईआर है, गोल्जी है, न्यूक्लियोलस है, इनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के फॉर्म करेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी क्रोमोसोम का पूरा 100% फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। क्लियर, पहुंचने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रोसोम्स का पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेज में ये पहुंच जाएंगे, मेटाफेज में ये सेंट्रोसोम्स जो रहेंगे वो पोल्स तक पहुंच जाएंगे, मेटाफेज तक पहुंच जाने वाले हैं। इसके बाद फिर ये तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया, फिर बोल रहे हैं यहाँ पे क्या चीज, अच्छा पोलवर्ड मूवमेंट भी हो गया, और क्या बचा फिर, हाँ एक ये याद रखना, इस कंडीशन में न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया, लेकिन फिर भी क्रोमोसोम्स के एंड्स जो है ये विजिबल नहीं होते हैं, जिसको कि हम लोग स्पायरिंग कंडीशन बोलते हैं। तो स्पायरिंग फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो स्पायरिंग का फॉर्मेशन जो रहता है ये होता है प्रोफेज में, प्रोफेज में, प्रोफेज में स्पायरिंग बनेगा, स्पायरिंग, स्पायरिंग। क्लियर, क्लियर, ठीक है, बस इतना ही पॉइंट, कुछ छूटा क्या, कंडेंसेशन हो गया, फिर अच्छा क्रोमेटिन है भाई, प्रोटीन लिख दिए हैं, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप ये हो गया,
पोलवर्ड मूवमेंट भी ये हो गया, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ये ठीक है, एक और देख लेना था, ठीक है। इसके बाद फिर क्रोमेटिन जो रहेगा ये तुम्हारे एक्सपायरिंग कंडीशन में रहता है। क्यों एक्सपायरिंग कंडीशन बोलेंगे? क्योंकि इसके जो एंड्स हैं ये प्रॉपरली विजिबल नहीं हुए हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज में बस एक तो मेटाफेजिक प्लेट को बस दिमाग में बिठा लो, फिर पूरा आगे पीछे लिख लोगे। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, गोल्जी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, ईआर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। उसके बाद फिर जो क्रोमोसोम्स है उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोसोम सब थिक और शॉर्ट होने वाले हैं, और क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप हट चुका है तो पूरे क्रोमोसोम जो है ये मूव कर गए हैं कहां पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद सारे के सारे क्रोमेटिक क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो मेटाफेजिक प्लेट में अपने को अरेंज करना चालू करेंगे। इसी फेज में काइनेटोकोर से कनेक्ट होगा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर में कनेक्ट हुआ है, खींचेगा नहीं अभी, क्लियर, सेपरेट नहीं होने वाले। नेक्स्ट ये हो गया इतने में। इसमें से एक चीज और याद रखना, जो सेंट्रोसोम्स रहते हैं ये तुम्हारे दो टाइप के फाइबर्स बनाएंगे, एक एस्टर फाइबर या एस्ट्रल रेज, और दूसरा हो जाएगा यहां से स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर भेजेगा वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरफ या क्रोमोसोम की तरफ, और एस्ट्रल रेज जो है ये तुम्हारे पोलवर्ड होने वाले रहेंगे। पोलवर्ड मतलब पोल्स के डायरेक्शन में। क्लियर, क्लियर। तो यहां से आ गया भाई तुम्हारा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद और कुछ छूटा गया यहाँ पे? क्रोमोसोम स्टार, हाँ ये अलाइन भी हो गया, मेटाफेजिक प्लेट में ये अलाइन कर रहे हैं और खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये भी हो चुका पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज बहुत ही इजी, इसमें आप क्रोमेटिड जो रहेंगे ये सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होने के बाद एक्चुअली में एनाफेज जो रहता है, एना का मतलब ये होता है अपवर्ड, ठीक है, तो ये एनाफेज मतलब अपवर्ड मूवमेंट का ही ये फेज है। तो यहां से पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स का। एक चीज और बुक में लिखा हुआ रहता है, इन दिस फेज ऐसे लिखो, क्रोमेटिड ऑफ दिस फेज आर chromosomes of future nucleus। क्रोमोसोम्स फॉर ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस, जो फ्यूचर में भी न्यूक्लियस बन करके आएगा उसके ये क्या है? क्रोमोसोम्स है, या फिर क्रोमेटिन लिख लो, जो लिखना चाहो। ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस, क्रोमेटिन भी लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे एनाफेज का। एनाफेज में हुआ क्या? पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये पोल्स की तरफ जाना चालू कर चुके हैं, पोल्स की तरफ ये पहुंचेंगे अगले वाले फेज में, मतलब टीलोफेज में। अब एक चीज मैं तुमको, एक चीज पहले उसको भी निपटा देते हैं फिर बताएंगे। चलो देखो, टीलोफेज में इनका पोलवर्ड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो ईआर और जो भी चीजें वहां पे डिसअपियर होते वापस से रीअपियर होना चालू हो जाएंगे। क्रोमेटिन जो है ये वापस से डिकंडेंसेशन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिन फिर से बना ले। बीच में अब जो सेल का पार्ट था वहां पे फरो फॉर्मेशन होगा, मतलब वो धंसेंगे अंदर की तरफ, ताकि अब प्रॉपरली साइटोकाइनेसिस तुम्हारा हो पाए। अब चालू करवाएंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस, प्लांट्स और एनिमल दोनों के केस में एक साथ छांट के निकाल देंगे उसको, लेकिन कल के क्लास में। आज सिर्फ इतना ही करना था। अब दूसरा चीज समझो, ये जो फेजेस हैं ये फेजेस तुम्हारे डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रोफेज स्टार्ट होगा फिर मेटाफेज फिर एनाफेज, ऐसा नहीं। फेजेस जो है ये तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड बोलने का मतलब पहला फेज कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। फेज की बात ना करो भाई, जो तुम्हारे यहाँ पे एक्टिविटीज भी चल रहे हैं वो अभी पहला फेज खत्म नहीं हुआ रहेगा, सेकंड एक्टिविटी उसका स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो सारे के सारे तुम्हारे जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहे हैं एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बाउंड्री नहीं रहता कि भाई प्रो फेज यहाँ पे खत्म हो गया उसके बाद, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे सिग्निफाई करने वाले एक्टिविटीज होते हैं जो कि तुम्हारे डिफरेंट फेजेस को सिग्निफाई करने वाले होंगे। जैसे जब कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्जी, तो हम लोग जान लेते हैं कि अब मेटाफेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मेटाफेज स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अब हम क्रोमोसोम्स का स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे। आ गया ये समझ में? ठीक है।
तो ये फेजेस जो है हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया हुआ है ताकि हम लोग प्रॉपरली स्टडी कर पाए। ठीक है, जैसे कलर्स की बात करोगे तो डिस्क्रीट जो स्पेक्ट्रम हम लोग को केमिस्ट्री में देखने के लिए मिला हुआ था, उसमें तुमको कलर्स जो है वो इजीली विजिबल हो जाएंगे, वो भी सेपरेटली। और वही अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो उसमें कलर्स को तुमको सेपरेट कर पाना फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये है पढ़ने का तरीका कि हम लोग जो कंटिन्यूअस चीजें हैं उसको डिस्क्रीट फॉर्म में ले आए और उसको फिर हम लोगों ने अपने स्टडी के लिए यूज कर लिया। क्लियर हो गया? आ गया होगा इतने समझ में? देख लो भाई, जिसको डाउट है जल्दी डाउट क्लियर करवा लो, फिर आज का सेशन एंड करेंगे। क्या एक्चुअल में क्लास भी लेट हो चुका था आज, तो सेशन एंड किया जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी देख लो भाई। अगर किसी को डाउट है इतने में से तो पहले डाउट क्लियर करवा लो, फिर सेशन एंड करेंगे। क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी के सारे जो फेजेस रहेंगे ये क्लियर हो चुके हैं। एक बार में अगर याद नहीं हुआ है तो 2x के स्पीड में एक बार फिर से, हालांकि मैं बोलता ही 2x के स्पीड में हूं, देखोगे क्या? ठीक है, कुल मिलाकर के पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा अगर मेरा वीडियो प्रीफर करते हो तो, क्योंकि मैं स्पीड में बोलता हूं भाई, तो वो ऑलरेडी 1.5x 2x की स्पीड में रहता ही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर स्पीड तुम्हारा फास्ट हो रहा होगा तो तुरंत रोक देना ताकि मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर दूं, क्योंकि थ्योरेटिकल जब चीजें आती है और दिमाग में जब सब चीज भरा हुआ रहता है तो स्पीड में निकलना चालू होता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो इतने में से सब चीज क्लियर हो चुका रहेगा। चारों फेजेस हम लोगों ने डील कर लिया। अब जो है तुमको इन सारे फेजेस को अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। कौन से फेज में कौन कौन से काम हुए हैं ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्लियर क्लियर, सबको सीक्वेंस में याद रखना। पहले वाले फेज में क्या हुआ था, दूसरे फेज में क्या हुआ है, तीसरे में क्या हो रहा है, चौथे में क्या, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में तो वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, 3-3 4-4 पॉइंट्स में ये फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पहले और दूसरे फेज में थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो एक बार उनके सारे एक्टिविटीज को भेजे में बिठा लेना,